जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। लेकिन उससे पहले आज का पज़ल सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक पज़ल है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से एक ऑप्शन सही आंसर है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 20, थर्ड ऑप्शन इज़ 18 एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ 1। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पज़ल को ज़रूर सॉल्व करें एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, यानी ये बात करता है आपके शिक्षा के अधिकार की। एंड राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड इन योर आर्टिकल 21 क्लॉज ए। नाउ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आर्टिकल 21 क्लॉज ए, ये आर्टिकल 21A अपने आप में एक अलग आर्टिकल है, अपने आप में एक सेपरेट आर्टिकल है। तो राइट टू एजुकेशन जो है ये एक कंप्लीटली डिफरेंट आर्टिकल है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 कैपिटल ए। तो जब भी हम कैपिटल ए किसी आर्टिकल के आगे देखते हैं तो आपको ये समझना है कि ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में सेपरेट आर्टिकल है, राइट। लेकिन अगर किसी आर्टिकल के आगे इस तरीके से स्मॉल ए लिखा है तो इसका मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। जब आप कैपिटल लेटर में देखेंगे तो इट मीन्स इट इज़ अ सेपरेट आर्टिकल, और जब आप स्मॉल लेटर में देखेंगे तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। क्या बोलता है आर्टिकल 21A? तो आर्टिकल 21A बोलता है दैट इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म स्टेट, यू मीन कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में। सो इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड नंबर 1 फ्री एजुकेशन। तो दीज आर द कीवर्ड्स। मैंने डेफिनेशन एज सच नहीं लिखा है, टेक्स्ट नहीं लिखा है, तो मैंने क्या कर दिया है, उन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे लिखा है सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए इसे समझना। सो स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, पहला फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, दूसरा कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, तीसरा कीवर्ड है ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों को स्टेट जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अब ये जब हम ऑल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एज ब्रैकेट है और वो एज ब्रैकेट है 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। और ये वो राज्य है जो कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, और इसी एजुकेशन को हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की, जिसमें वो एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरीली प्रोवाइड करने के बारे में बात कर रहा है, राइट। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपका स्टेट। कौन सा वाला स्टेट? आर्टिकल 12 में जो स्टेट मेंशन है वो वाला स्टेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है, जो आर्टिकल 21A है खासतौर से, ये आता है संविधान संशोधन में, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है। आर्टिकल 21A जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो अब अगर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इसका मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब होता है? 2002 में, ठीक है। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, दैट इज आर्टिकल 21A। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सो इट वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में आने से पहले क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था क्या? यानी क्या 2002 से पहले या फिर आर्टिकल 21A से पहले क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है? और इसका जवाब है कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? ये बात कर रहा है आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 45 कहाँ पर है? पार्ट 4 में है। पार्ट 4 की जब हम बात कर रहे हैं तो पार्ट 4 talks about your directive principles of state policy, ठीक है।
सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 था। आर्टिकल 45 क्या था? ये एक डीपीएसपी था जो कि एजुकेशन देने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये उस वक्त था, लेकिन क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी जो होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है देन यू कैन मूव टू कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर डीपीएसपी का वॉल्यूशन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी नहीं जा सकते। इसका मतलब कहने का ये कि आर्टिकल 45 बात तो कर रहा है एजुकेशन की, कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, लेकिन अगर नहीं दे पाता स्टेट फ्री एजुकेशन तो भी आप उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, राइट, क्योंकि वो जस्टिशिएबल तो है नहीं। इसीलिए क्या किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है उसको एक सेपरेट आर्टिकल बनाया गया और उसे फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। इसके अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और काम किया जाता है और वो ये कि आर्टिकल 45 की जो लैंग्वेज थी उसको चेंज किया जाता है। तो क्या था लैंग्वेज? पहले ये था कि भैया 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा स्टेट, राइट। लेकिन अब क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट बन चुका है इसलिए आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है और यहाँ पर अब वो बात करेगा कि दैट स्टेट विल ट्राई टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो जब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ये बात करता है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की, ठीक है। जब हम आर्टिकल 45 बात करेंगे जो पहले 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करता था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया और अब वो बात करता है टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब कई लोग इसे 0 to 6 ईयर्स भी बोलेंगे, बट टेक्निकली अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे तो आप प्लीज़ 0 to 6 ईयर मत लिखना, आप इसे लिखना टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो 6 साल तक की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की है, यानी स्टेट की है। और उसके बाद 6 से लेकर 14 साल तक जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, स्टेट को ये देना ही देना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है एक और बदलाव करता है और बदलाव करता है अब आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में। और फंडामेंटल ड्यूटी में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करता है जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। एंड दिस फंडामेंटल ड्यूटी वाज दैट it will be the duty of every citizen, very important, fundamental duties are meant for citizens only, right? So it will be the duty of every citizen to provide opportunities for education. किसको एजुकेशन देगा? अपने बच्चे को देगा या फिर अपने वार्ड को देगा जिसका वो क्या कह सकते हैं, जिसका वो पेरेंट है, राइट, या फिर गार्जियन है। तो इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इट विल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया 6 से 14 साल। तो उसको समझो। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 45, ठीक है। सो आर्टिकल 45 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की, क्योंकि भैया ये तो क्या है, ये आपकी डीपीएसपी है, राइट। ये क्या है? आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो स्टेट विल ट्राई, कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं भी दे पाता तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है। आर्टिकल 45, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करेगा, एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जिम्मेदारी है टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। ध्यान से समझना इसे, ठीक है। स्पीड तेज कर लेना लेक्चर की। उसके बाद फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21A, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी स्टेट की होगी एंड इट विल बी द फंडामेंटल राइट ऑफ दीज चिल्ड्रन, ठीक है। तो स्टेट विल प्रोवाइड फ्री
एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, एंड दिस विल बी एन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मोटा मोटी 8th क्लास तक की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आती है आपके आर्टिकल 51A में, 51A में, ये ब्रैकेट है, राइट। तो इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या थी, वो थी आपकी दैट इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, कि वो क्या करेगा अपने बच्चे का या फिर जिसका वो गार्जियन है यानी जो उसका वार्ड है उसके एजुकेशन का ध्यान रखेगा। और यहाँ पर जो एज है वो है 6 से लेकर 14 साल तक की। तो 2 जगह पर आपको 6 से लेकर 14 साल देखने को मिलता है और एक जगह पे आपको 6 साल तक का एजुकेशन देखने को मिलता है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो आपको याद रखनी है, और वो कॉमन चीज़ है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है भाई, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। सो ये पूरा इसका सार मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, और अगर आप अपने मेंस में ही लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो पहला कौन सा डॉक्यूमेंट था, पहला कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था? सो दैट वाज रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। वेरी गुड। जब भी आप अपने मेंस के आंसर लिखें और आप इन रिपोर्ट्स का रेफरेंस जब देंगे, इन कमिटीज़ का रेफरेंस आप जब देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। So, Ramamurthy Committee report in 1990 was the first official document on right to education। ये पहले एफर्ट थे जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में थे, ठीक है। उसके बाद 1993 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, केस होता है आपका उन्नी कृष्णन केस। तो उन्नी कृष्णन केस में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? वो कहता है दैट एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट उन्नी कृष्णन केस में? वो बोलता है कि भैया आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ दे रहा है, ठीक है। और मनेका गांधी केस के बाद तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अब डिग्निटी के लिए यू शुड बी एजुकेटेड, ठीक है। और एजुकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो इसको राइट बना देंगे, आपका फंडामेंटल राइट बना देंगे। तो बेसिकली उन्नी कृष्णन केस में क्या था कि आर्टिकल 21 की जो गंगोत्री है वहां से एक धारा जो निकलती है दैट इज राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा की, तो ऐसी ही एक गंगा है आर्टिकल 21 और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है राइट टू एजुकेशन। सो दिस वाज द डिसीजन इन 1993 एंड द केस वाज उन्नी कृष्णन केस, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तपस मजूमदार कमेटी 1999, एंड इट वाज तपस मजूमदार कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 21 ऐड किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तपस मजूमदार कमेटी 1999 में जिसका गठन हुआ था, इन्हीं की रिकमेंडेशन में आर्टिकल 21A को ऐड किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप ये याद रखिएगा आर्टिकल 21A किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया है? इट वाज तपस मजूमदार कमेटी, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं अब कोशिश करूंगा कि अपने आप को सिर्फ 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत तक लिमिट करूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सिलेबस को स्पीड अप करूँ। तो आपके लिए काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई को एक्सरसाइज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक बहुत कम फ्रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो आपको करना क्या है, आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। पहला, क्या राइट टू एजुकेशन में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है क्या उनके लिए रिजर्वेशन है? क्योंकि आपने अगर राइट टू एजुकेशन पढ़ा है और अगर नहीं भी पढ़ा तो इसे प्लीज़ एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पब्लिक स्कूल तो हैं ही, खैर इसमें आपके प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, ठीक है। सो प्राइवेट स्कूल्स में भी आपका रिजर्वेशन है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, और कितनी % सीटें? 25% सीट्स। तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी। अब वो किसके लिए रिजर्व हैं, राइट? तो आपको मुझे ये बताना है। दूसरा, आपको मुझे बताना है कि क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 25% रिजर्वेशन है या नहीं है।
समझ रहे हो? जैसे SC ST के लिए तो है, ये तो है, लेकिन आपको ये बताना है क्या EWS के लिए है या नहीं है 25% रिजर्वेशन, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी का अभी क्या स्टेटस है। आपने कई बार सुना होगा कि 8th क्लास तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे, सीधे प्रमोट करेंगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा वगैरह वगैरह। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ न्यू नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। तो इसको मैं करंट अफेयर्स में कवर करूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कर भी चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको अभी ये सर्च करना है और आपको इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जिन लोगों का इस बार एग्ज़ाम है, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का इस बार एग्ज़ाम है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल राइट द मेंस, और जिन लोगों का 1-2 साल बाद है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि उनके पास टाइम है एंड दे कैन राइट आंसर एंड दे कैन इम्प्रूव देयर आंसर राइटिंग स्किल्स। तो बेसिकली ये सभी के लिए है, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। सो यू हैव टू आंसर, यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। Despite the Right to Education Act being more than a decade old, educational outcomes in India continue to remain poor. So you have to examine this in 250 words. Second question is, it took India 62 years after independence to guarantee school education as a fundamental right for its young children, yet more needs to be done. Discuss again in 250 words. So जो लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं हैं, दे कैन कनेक्ट मी ऑन दिस Gmail ID और आप अपना आंसर यहाँ पर Gmail कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट हम एक दूसरे के आंसर पढ़ सकें और उसमें जो भी फीडबैक है, जो भी रिव्यू है, उसको आप हासिल कर सकें, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस पजल। क्या आंसर आप लोगों ने दिया है? तो देखो इसमें क्या लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक लगे हैं इसमें। जो सही लॉजिक है वो ये है कि अगर हम देखें 9, 8, 7, 6, 3 और इसके सामने है आपका 90, फिर आपका 72, फिर आपका 56, फिर आपका 42 और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। सो अगर ये देखें 9 × 10 = 90। अब यहाँ पे ना, अब देखेंगे सीक्वेंस एक एक नंबर कम हो रहा है। 8 × 9 = 72, 7 × 8 = 56, 6 × 7 = 42, 3 × 6 = 18। तो इसका आंसर होगा आपका 18। आई होप आपने आंसर सही किया है, नहीं किया है तभी भी इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। So on this note, I would like to take your leave. Thank you so much. Thank you for being with me. Take care of yourself. Take very good care of your family. God bless you.